हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वाइवल विशाल में। तो जैसा कि हम हर एक चीज़ पर वीडियो बना रहे हैं, CA से लेकर MMR से लेकर रूल से लेकर रेगुलेशन तक। आज हम माइंस एक्ट 1952 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर 7 से शुरू कर रहे हैं। उससे पहले का धीरे धीरे वीडियो लाएंगे, लेकिन यहाँ शुरू कर रहे हैं। यहाँ सेक्शन 59 से शुरू है, जिसमें लिव विथ वेजेस के बारे में चैप्टर 7 में है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी यह वीडियोस हेल्पफुल हो और एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। जो भी माइनिंग से रिलेटेड होगा उनके लिए हेल्पफुल होगा ही। तो ये ऑडियो बुक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सेक्शन 49 एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर, यानी अध्याय का लागू होना। तो इस अध्याय के उपबंध इस प्रकार लागू नहीं होंगे कि खान में नियोजित किसी व्यक्ति के किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल असर पड़े जो उसे किसी अन्य कानून या अवार्ड, करार मतलब अवार्ड, एग्रीमेंट या सेवा की शर्तों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अनुसार मिलता है। किसी अवार्ड, एग्रीमेंट या सेवा की शर्तों के अनुसार किसी व्यक्ति को इस अध्याय में दिखाई छुट्टी से अधिक मतलब सनवेतन छुट्टी, लिव विथ वेजेस मिलती है, तो वह व्यक्ति उस अवार्ड, करार या सेवा की शर्तों के अनुसार सनवेतन छुट्टी पाने का हकदार होगा। परंतु छुट्टी के बारे में उन बातों को जो उस अवार्ड, करार या सेवा की शर्तों में नहीं दी गई है, सेक्शन 50 से 56 के अनुसार विनियमित रेगुलेट किया जाएगा। अब अगला सेक्शन 50 देखते हैं। छुट्टी की परिभाषा यानी लीव डिफाइंड। अब इसमें है कि साप्ताहिक रेस्ट के दिन अथवा त्योहारों या अन्य अवसरों के लिए दी गई छुट्टी के दिन इस अध्याय के प्रयोजन के लिए छुट्टी में नहीं गिने जाएंगे, चाहे वे छुट्टी के समय के दौरान हो या उसके ठीक पहले या ठीक पीछे हो। तो अगला सेक्शन 51 कैलेंडर ईयर की परिभाषा, मतलब कैलेंडर ईयर डिफिनेशन। इस अध्याय के लिए वर्ष का अर्थ होगा किसी वर्ष की जनवरी के पहले दिन से 12 महीने का समय, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के दिन को हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। अगला सेक्शन 52 एनुअल लीव विथ वेजेस, मतलब सनवेतन साल छुट्टी। इसमें क्या दिया गया है? सब सेक्शन 1 खान में नियोजित हर व्यक्ति को जिसने उस खान में कैलेंडर वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उसके बाद के कैलेंडर वर्ष में निम्नलिखित गणना के हिसाब से सनवेतन छुट्टी लीव विथ वेजेस दी जाएगी। ए, भूमिगत भाग में नियोजित व्यक्ति की दशा में उसके काम किए हर 15 दिन पर 1 दिन, और बी, अन्य दशा में उसके काम किए हर 20 दिन पर 1 दिन। सब सेक्शन 2 में क्या दिया है? सब सेक्शन 1 के लिए एक कैलेंडर वर्ष की सेवा तब पूरी हुई मानी जाएगी जबकि ए, खान के भूमिगत भाग की अवस्था में उसने कैलेंडर वर्ष में कम से कम 190 दिन की हाजिरी पूरी कर ली है, और बी, अन्य किसी व्यक्ति की दशा में उसने कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन की हाजिरी पूरी कर ली है। समझ में आया? अंडरग्राउंड में 190 दिन और ओपन कास्ट में 240 दिन। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन में यह दिया है कि इस सब सेक्शन के लिए निम्नलिखित दिन कुल लगाए गए हाजिरी के दिनों में तो गिने जाएंगे, परंतु वे सवेतन छुट्टी की गणना करते समय काम के दिनों में नहीं गिने जाएंगे। ए, ले ऑफ के दिन जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार या स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार मिलते हैं। बी, महिला कर्मचारियों की दशा में 12 सप्ताह तक की मैटरनिटी छुट्टी
लीव, और सी कह रहा है कि जिस साल में छुट्टी लेनी है जिसे पिछले वर्ष में अर्जित कमाई हुई छुट्टी। अगला है भूमिगत भाग में नियोजित व्यक्ति की सनवेतन छुट्टी पहले 16 दिन पर एक दिन होती है। माइंस अमेंडमेंट एक्ट 1983 द्वारा यह बढ़ा दी गई है। अब सनवेतन छुट्टी 15 दिन पर एक दिन दी जाती है। अब अगला देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तीसरा, जिस व्यक्ति की नौकरी 1 जनवरी को छोड़कर किसी अन्य दिन आरंभ होती है वह उसके बाद के वर्ष में सब सेक्शन 1 के अनुसार सवेतन छुट्टी पाने का हकदार तभी होगा यदि ये पॉइंट उसने खान के भूमिगत भाग की अवस्था में उस कैलेंडर वर्ष के बकाया दिनों में से कम आधे दिनों की हाजिरी पूरी की है, और बी किसी अन्य दशा में उसने उस कैलेंडर वर्ष के बचे दिनों में से 2/3 हाजिरी पूरी की। चौथा सब सेक्शन, किसी भी व्यक्ति द्वारा उस छुट्टी के न लेने की दशा में जो उसे सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 3 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में मिलनी है उसकी छुट्टी के दिन उसके बाद के सक्सीडिंग वर्ष में सब सेक्शन 1 के अनुसार मिलने वाली छुट्टी के दिनों में जोड़ दिए जाएंगे। यह 52 सेक्शन थोड़ा लंबा है और बड़ा है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सब सेक्शन 1 के अनुसार मिलने वाली छुट्टी के दिनों में जोड़ दिए जाएंगे, परंतु कोई भी व्यक्ति छुट्टी के 30 से अधिक दिन एक समय पर जमा इकट्ठे नहीं कर पाएगा। परंतु यह और कि यदि किसी व्यक्ति ने सनवेतन छुट्टी के लिए दरखास्त दी है परंतु उसे सब सेक्शन 6 के अनुसार छुट्टी नहीं दी गई तो उनको न ली गई छुट्टी बिना किसी सीमा के जमा की जा सकेगी। सब सेक्शन 5, कोई भी व्यक्ति जिस दिन से छुट्टी लेनी है उससे 15 दिन पहले सब सेक्शन 1, 3 और 4 के अनुसार उसकी जमा सब छुट्टी या उसके किसी भाग के लिए मैनेजर के पास लिखित दरखास्त दे सकेगा, परंतु कोई व्यक्ति एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक छुट्टी नहीं ले सकेगा। सब सेक्शन 6, सब सेक्शन 5 के अनुसार दी गई छुट्टी की दरखास्त साधारणतः नामंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने वाले अधिकारी की राय में किसी विशेष परिस्थिति के कारण छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती। सब सेक्शन 7, यदि खान में नियोजित कोई व्यक्ति अपनी बीमारी की अवधि के लिए अपनी कमाई हुई सवेतन छुट्टी लेना चाहता है तो सब सेक्शन 5 में लिखी अवधि के अंदर दरखास्त न देने के बावजूद भी उसकी छुट्टी मंजूर की जाएगी। 8वां, यदि खान में नियोजित मतलब सब सेक्शन 8, यदि खान में नियोजित किसी व्यक्ति की कमाई हुई सवेतन छुट्टी ख़त्म होने से पहले ही मालिक, एजेंट या मैनेजर उसे नौकरी से हटा देता है या उस व्यक्ति ने ऐसी छुट्टी के लिए दरखास्त दी है परंतु छुट्टी लेने से पहले वो नौकरी छोड़ देता है तो मालिक, एजेंट या मैनेजर उसे सेक्शन 53 के अनुसार मिलने वाली रकम का भुगतान करेगा। यदि नौकरी मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा ख़त्म की जाती है तो ऐसी रकम का भुगतान नौकरी खत्म होने के दूसरे ही दिन किया जाएगा। यदि वह व्यक्ति स्वयं नौकरी छोड़कर जाता है तो ऐसी रकम का भुगतान उसके अगले वेतन दिवस पे डे को या उसके पूर्व किया जाएगा। सब सेक्शन 9, खान में नियोजित किसी व्यक्ति की बकाया छुट्टी अनवेल लीव को उसकी नौकरी समाप्त करने के नोटिस के समय में नहीं गिना जाएगा। सब सेक्शन 10, यदि खान में नियोजित किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज या डिसमिस किया जाता है या वह नौकरी छोड़कर चला जाता है या रिटायर सुप्रीनिएट हो जाता है या नौकरी में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह या उसके उत्तराधिकारी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति नॉमिनी सब सेक्शन 1 में दी गई गणना के अनुसार उस छुट्टी के बदले में मजदूरी पाने का हकदार होगा। किसी कारण से तो उसके भी कारण है। तो यदि ए भूमिगत भाग में नियोजित व्यक्ति की दशा में उसे नौकरी पर लगने के दिन से डिस्चार्ज या डिसमिस होने की तारीख
तक या नौकरी छोड़ने, रिटायर होने या मृत्यु की तारीख तक के दिनों में से आधे दिन काम किया है। और बी, अन्य किसी अवस्था में उसने नौकरी पर लगने के दिन से डिस्चार्ज या डिसमिस होने की तारीख तक या नौकरी छोड़ने, रिटायर होने या मृत्यु की तारीख तक के दिनों में से 2/3 दिन काम किया है। वेतन की ऐसी रकम का भुगतान सेक्शन 53 में दी गई दर से खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा किया जाएगा यदि वह व्यक्ति डिस्चार्ज या डिसमिस किया जाता है या वह नौकरी छोड़ देता है, रिटायर हो जाता है, तो ऐसा भुगतान डिस्चार्ज या डिसमिस होने की तारीख के दूसरे कार्य दिवस में, वर्किंग डेज पर या नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के दूसरे कार्य दिवस पर किया जाएगा। यदि उस व्यक्ति की नौकरी रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो ऐसा भुगतान उसकी मृत्यु के 2 महीने के अंदर किया जाएगा। अब अगला देखते हैं एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, यानी सब सेक्शन 1, 3 और 10 के लिए एक दिन के आधे या उससे अधिक भागों को पूरा दिन गिना जाएगा और आधे दिन से कम भागों को छोड़कर दिया जाएगा। सेक्शन 53 में क्या कह रहा है अगला? सेक्शन 53 इसमें कह रहा है कि छुट्टी के समय की मजदूरी, मतलब वेजेस ड्यूरिंग लीव पीरियड, खान में नियोजित किसी व्यक्ति को सेक्शन 52 के अनुसार मिलने वाली सवेतन छुट्टी की अवधि के लिए भुगतान छुट्टी वाले महीने से पूर्व के महीने में उसकी औसत प्रतिदिन कमाई, डेली एवरेज ऑफ हिज टोटल फुल टाइम अर्निंग की दर से किया जाएगा। उसमें ओवर टाइम और बोनस नहीं जोड़ा जाएगा, परंतु महंगाई भत्ता तथा नगद कंपनसेशन जोड़ा जाएगा, जिसमें उसे मिलने वाले मुफ्त अनाज व अन्य सामान के एवज में कंपनसेशन भी होगा, जो उस अवधि में खान में नियोजित अन्य व्यक्तियों को मिलता है। परंतु यदि ऐसी औसत कमाई उपलब्ध न हो तो औसत की गणना उसी महीने में या उसी तरह के काम में लगे सब व्यक्तियों को पूरे समय की औसत कमाई के आधार पर की जाएगी। अगला सेक्शन 54, इसमें कुछ दशाओं में एडवांस भुगतान, मतलब किस दशाओं में हम एडवांस भुगतान करते हैं। पेमेंट ऑफ एडवांस इन सर्टेन केसेस, खान में नियोजित व्यक्ति को जिसे कम से कम 4 दिन की छुट्टी दी गई है, छुट्टी की अवधि की मजदूरी छुट्टी आरंभ होने से पहले ही भुगतान कर दी जाएगी। अगला सेक्शन 55, भुगतान न की गई मजदूरी की वसूली का ढंग, मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस, खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा इस अध्याय के अधीन दी जाने वाली मजदूरी जिसका उसने भुगतान नहीं किया है की वसूली, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बंधों के अधीन विलंबित मजदूरी के रूप में की जाएगी। अगला सेक्शन 56, खानों को छूट देने की शक्ति, मतलब पावर टू एग्जेम्प्ट माइन। इसमें कह रहा है कि जहां केंद्रीय सरकार को यह संतोष हो जाता है कि किसी खान में काम करने वालों के लिए लागू छुट्टी के नियम इस अध्याय के नियमों से कम लाभकारी नहीं है, वहां केंद्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों पर इस अध्याय के कुछ और सब उपबंधों से छूट दे सकेगी। अब अगला चैप्टर हम 8 में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है रेगुलेशन रूल और बाई लॉ, मतलब रेगुलेशन रूल्स एंड बाई लॉज के बारे में। यहाँ तक ले, धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। लिखते रहिए।